नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। दुनिया जो एप्स्टीन फाइल है उसमें उलझी हुई है। एप्स्टीन फाइल में क्या है? 19 तारीख आज हो गई, लेकिन मुझे कोई उसका ये नहीं था। एक हमारे साथी ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल के बारे में भी सर बात कीजिए। क्या बात करेंगे आप? बात करने की कहाँ जगह है? हमारे देश में ऐसे कई फाइलें हैं जो जो खुली भी कुछ हुआ नहीं। आप याद कीजिए किस तरीके से कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली विधानसभा में बोला था। कई सारी घटनाएं, बिहार में कई घटनाएं हुई, देश भर में घटनाएं होती रहती, लेकिन हमने उसको बस मान लिया है कि होगा, आया गया हो गया। हालांकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। स्त्रियों को जो है वो, अगर आप माल की तरह इस्तेमाल करते हैं या सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको आप जरिया बनाते हैं बिजनेस पाने का, आप जरिया बनाते हैं कुछ और इंटरटेनमेंट का, बड़ा दुखद है। लेकिन पूरी दुनिया जो है ये वेमेन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई है और पूरी दुनिया के लोग इसमें, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए वेमेन ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो किसी देश में खत्म नहीं होता है, बल्कि कई जगह तो ये हाल है कि वहां पे उसको टूरिज्म का दर्जा दे दिया गया। भारत में भी एक फिल्म आई थी प्यासा, आपको याद हो, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। गीत बड़ा चर्चित था, साहिल लुधियानवी साहब का लिखा हुआ गीत था। गुरुदत्त की फिल्म थी, उसमें भी वही कहानी थी, बड़ी जबरदस्त कहानी थी वो। तो एप्स्टीन फाइल्स पे बाकी जगह लोग चर्चा कर ही रहे हैं, हम कहाँ चर्चा करें, उसमें कुछ होने वाला तो है नहीं, खाली एक जो है गॉसिप की तरह होगा। अब कहाँ कहाँ कौन कौन इस्तेमाल हुए, कौन ब्लैकमेल हुए, हम तो जानते हैं कि हमारे देश में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हाईवेज पे, उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और कोई कपल, चाहे शादीशुदा हो या अविवाहित हो, सीसीटीवी कैमरा उनको रिकॉर्ड करता है। सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं टोल नाका पे लोग, वो जूम करके क्लोज फाइलें निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसको ले जाकर के मोटरसाइकिल से जाते हैं, वहां पीछा करते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी कई घटनाएं। लेकिन हमारे देश में जो है स्त्री पुरुष संबंध जो है बड़ा भयावह पोजीशन में है। उस पर चर्चा करना जो है वो गड़बड़ माना जाता है। करते सब है, छुप के करते हैं। कोई खुल के करे तो उसको गड़बड़ मान लेते हैं। हिंदी सिनेमा के लोग तो खास के बदनाम है, पूरी गॉसिप पत्रकारिता के लिए फेमस है हिंदी सिनेमा की। अब तो फिल्मों के उस तरह से क्रेज नहीं रहा। जब टेलीविजन नहीं हुआ करता था तब फिल्म पत्रिकाओं का बड़ा गौरव था, और लगभग फिल्म पत्रिकाएं, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो या किसी और भाषा की हो, वो गॉसिप से भरी होती थी। बेडरूम स्टोरी, कौन हीरो किस हीरोइन के साथ, कहाँ कौन स्पॉट किए गए। अभी भी पेज 3 आप देखते होंगे, पेज 3 वही है। बहरहाल मेरे बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट वो नहीं है कि इस तरह से डिस्कस करें, आपका समय खराब करें। मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, संसद जो है आज आखिरी दिन का संसद का था, और 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, 19 दिसंबर को खत्म हो गया। सबने चाय वाय भी पी, सारे सत्ता पक्ष के, या कहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाया सबको, प्रधानमंत्री भी थे, बाकी मंत्री भी थे, सब चाय वाय पिया और बड़ा खुशनुमा माहौल में समापन हो गया। 14 बिल पेश करना था, लेकिन 12 ही बिल पेश कर पाए, और 8 बिल दोनों सदनों में पास किए गए, 2 बिल कमेटी को भेजे गए। सरकार ने कई सारे बिल पास नहीं किए। क्यों नहीं पास किए? सरकार की मर्जी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश है, उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान से हुआ। वंदे मातरम पे चर्चा हुई, और वंदे मातरम पे चर्चा में नेहरू जी को क्या नहीं कहा गया। कटघरे में रविन्द्रनाथ टैगोर भी आए, और जो आखिर हुआ ये मनरेगा, उसमें गांधी जी को जो है वो बौना साबित करने की कोशिश हुई, इनको बाहर निकाल दिया गया। मीडिया में चल रहा है कि अब नोट से भी उनको हटाया जाए। हटा दो, गांधी का देश थोड़े रहा।
गांधी ने जो करना था वो कर दिया। ये संघियों का देश है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की शर्त है कि मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें, गुलामों जैसा बर्ताव करें। आज मैं जो स्टोरी लेकर के आया हूं वो उसी से जुड़ा हुआ है। बीबीसी ने स्टोरी छापी, ये देखिए। मैं कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी वो तो ठीक है, लेकिन मूल है कि बांग्लादेश भेजी गई और फिर भारत आने वाली सोनाली खातून की कहानी है इसमें। दर्दनाक कहानी है। अगर आपके शरीर के भीतर कहीं हृदय है, आपके पास कहीं संवेदना है, तो आपकी रूह कांप जाएगी सोच करके। लेकिन अगर आप जो है कट्टर देशभक्त है, कट्टर धार्मिक है, तो आपको मजा आएगा। अच्छा हुआ, क्योंकि इस देश में दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके आनंद लेना ही देशभक्ति है। दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके, यानी दूसरों का क्या, कमजोरों को पीड़ा पहुंचा करके आनंद लेना धर्म है, महान धार्मिक कार्य। ये देश का दुर्भाग्य है, गांधी का दुर्भाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन घटनाओं के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं और हम केवल बोल रहे हैं। देखिए, कहानी का मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, लेकिन अब जो हमारे साथी है उनको मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। हमारे साथ देखिए फिलहाल दो साथी हैं। हमारे साथ है प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सैयद भाई है, सैयद अहमद भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। सैयद भाई पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, मुंबई में है, एडवोकेट हैं, सिनेमा में है, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया गाते हैं, आपने सुना है वंदे मातरम कितना बढ़िया गाया, 2 बार सुना है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में रहता है, कलकत्ता में रहते हैं, और बांग्ला भी जानते हैं। और जो बांग्ला भाषियों के साथ जो हो रहा है दिल्ली से लेकर के उड़ीसा तक में, वो सब भी जानते हैं। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ हैं स्क्रीन पर और जो कमेंट बॉक्स में, आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कौन सुनता है किसके दुख की कहानी। लेकिन मैं हूं कि मैं दुख की कहानी सुनता हूं और सुनाता भी हूं। मुझे लगता है कि आदमी सबसे बड़ा है, आदमी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। किसी को लगता होगा भगवान बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, पता नहीं प्रधानमंत्री बड़ा है, कौन कौन बड़ा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा वो कमजोर आदमी है जो विवश है, और हमारी पूरी सभ्यता पर, हमारे पूरे संविधान पर, हमारे पूरे सरकारों पर, धर्मों पर वो कलंक की तरह लगा रहता है। हालांकि वो सौभाग्य है, लेकिन पीड़ा नहीं पहुंचाता है। वो धार्मिक लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, जो दिन रात नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं। एक लड़का और एक लड़की चले जा रहे हैं तो उनको लगता है बड़ा नैतिक हो रहा है, बाप को लेके क्यों नहीं साथ आए। वो इंस्पेक्टर बोलती है, और इंस्पेक्टर जो है बड़ा धन्य महसूस करती है कि हमने कितना बड़ा काम किया। एक लड़का और एक लड़की चले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ संबंध बना लेते, चुम्मा ले लेते, क्या कर लेते, हमने बचा लिया। ये थोथा और घटिया समाज हमारे यहाँ उसको पूजा जाता है, लेकिन जो वाकई पीड़ित है उनके दर्द पे हंसा जाता है। ये देखिए, ये है कि ये लिख रही हैं कि अखबार में लिखता है कि सोनाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल है जिन्हें पिछले कुछ महीनों में अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश निर्वासित किया गया था। दिल्ली से उनको पकड़ा गया, और दिल्ली सरकार ने निर्वासन के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं। ये बीबीसी लिख रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। प्रफुल्ल भाई और सैयद भाई, दिल्ली सरकार ने निर्वासन के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए, लेकिन बांग्लादेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि सिर्फ मई में ही 1200 से ज्यादा लोगों को उनकी सीमा में गैर कानूनी तरीके से धकेला गया था। सरकार गैर कानूनी तरीके से भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी कह के बांग्लादेश में धकेल देती है। ये बड़ा दुखदाई कहानी है, लेकिन बड़ा हंसी आती है, हास्यास्पद है। हमारी सरकार जो नैतिकता का और धर्म का और राष्ट्रभक्ति का ढोल पीटती है, ढोंग करती है, उसका पर्दाफाश है। कोई कह सकते हैं कि बीबीसी जो है उसने देश की छवि को खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ देश की छवि बड़ी खराब हो जाती है कोई आलोचना करता है तो। लिख रहा है कि उसी महीने मई में ही
रेडियो, सरकारी रेडियो ऑल इंडिया रेडियो ने खबर चलाई थी कि दिल्ली से करीब 700 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल की कार्रवाइयों में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किया जा रहा है। बता दें कि बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में है। दोनों जगह पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला बोली जाती है और बांग्लादेश की भाषा भी बांग्ला है। दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के अनुसार सोनाली खातून, उनके परिवार और बंगाली बोलने वाले 3 मुसलमान पड़ोसियों के पास भारत में कानूनी प्रवेश या रहने का सबूत देने वाले दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद इन सबको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया। उनकी 7 साल की बेटी वहीं छूट गई क्योंकि जब सोनाली के परिवार को पकड़ा गया तब वह रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। नियमों के अनुसार अधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासी के दावे की पुष्टि उसके गृह राज्य से करनी होती है। जिस राज्य का वो बता रहे हैं वहां से पुष्टि करनी होती है। पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने बीबीसी को बताया कि सुनानी के मामले में ऐसा नहीं किया गया था। दिसंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक उनकी नागरिकता की जांच चल रही है तब तक सोनाली और उनके बेटे को पश्चिम बंगाल में वापस आने दिया जाए मानवीय अधिकार आधार पर। जमानत पर रिहा होने पिता के साथ रह रही हैं अपने माता पिता के पास। उनके माता पिता पश्चिम बंगाल में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, वहां उनको रहने दिया जा रहा है। सोनाली वहां रह रही है, उनके पति बांग्लादेश में। सोनाली का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के करीब 1 हफ्ते बाद उनके परिवार और पड़ोसियों को विमान से भारत बांग्लादेश सीमा पर ले जाया गया। सुनिएगा सैयद भाई, प्रफुल्ल भाई, और जो हमारे राइट साइड पैनलिस्ट है वो भी सुनिए। और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने उन्हें धक्का देकर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बीबीसी ने, धक्का देकर सीमा के पार भेज दिया। सोनाली कहती है उन्होंने हमें बांग्लादेश के घने जंगल में छोड़ दिया जहां चारों तरफ नदियां और नाले थे। सोनाली का आरोप है कि जब उन्होंने स्थानीय लोगों के बताए रास्ते से वापस भारत में आने की कोशिश की तो बीएसएफ के जवानों ने उनके पति समेत समूह के कुछ लोगों को पीटा। इसके बाद उन्हें वापस उन्हीं जंगल में ले गए जहां पहले छोड़ा गया था। प्रफुल्ल भाई, पहले आपसे पूछता हूँ फिर कानूनी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कानूनी मसला सेकेंडरी है, प्राइमरी मसला है इंसानियत का मसला है। अगर सरकार इस तरह से काम करेगी, सरकार की एजेंसी इस तरह से काम करेगी कि मान लिया कि अगर कोई बांग्लादेशी है तो उसकी प्रक्रिया होगी ना, तय प्रक्रिया होगी कि बांग्लादेश सरकार से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपने नागरिक को ले जाइए। जैसे भारत अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को भेजा, अमेरिका ने हथकड़ी लगा के भेजा। दूसरी बात, दुनिया में डंका बज रहा था लेकिन हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के भेजा और दुनिया में डंका बजाया गया। देखो भारतीयों को हथकड़ी लगा करके या पैरों में जंजीर बांध करके भेज रहे हैं, तो बांग्लादेशी को भी वैसे ही भेजते। क्या दिक्कत है? बांग्लादेश तो और मुस्लिम कंट्री है, उसको तो और हमको परेशान करना था। तो मोदी जी ने ऐसा अद्भुत समय क्यों छोड़ दिया? वो चुपके से क्यों उनके लोग जंगल में छोड़ आते हैं लोगों को? प्रफुल्ल भाई, सरकार ऐसा जी काम देखिए सभी को नमस्कार, आपको भी और सैयद साहब को भी और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनको भी। इस वक्त जब हम घुसपैठियों पर चर्चा कर रहे हैं, बांग्लादेश में फिर उथल पुथल जारी है और भयंकर उथल पुथल है। लिंचिंग भी हुई है और वहाँ भारत के प्रति एक दुराव का या विरोध का भाव भी पनप रहा है। उसका कारण है वहां पर जिस प्रकार से छात्र नेता की गोली मार दी गई थी आंदोलन के दौरान। अभी वहां भी चुनाव का माहौल है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव का माहौल है, उसको लेकर के दोनों जगह पर अपने अपने ढंग से तनाव है। भारत सरकार की इस समय जो नीतियां रही है वो नीतियां रही, देखिए 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ मामला है और घरेलू डोमेस्टिक अफेयर भी इससे जुड़ा हुआ है। घुसपैठिया का मामला राजनीतिक कारणों से और चुनावी राजनीति के कारण से बार बार उठाया जाता रहा है और ऐसा लगने लगा एक समय में कि बांग्ला बोलना ही घुसपैठिया होने का प्रमाण बन गया। बल्कि कई जगह तो सुना भी गया कि बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं। बांग्लादेशी भाषा क्या होता है? अगर कोई बांग्ला बोलता है, दिल्ली सरकार के अधिकारी ने लिखा है
कि ये बांग्लादेशी भाषा जी बोलने वाले हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये उनको सरकार के जो अधिकारी हैं, पता नहीं कैसे अधिकारी हैं, इनको यह भी पता नहीं है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। और बांग्लादेशी भाषा बोल के कोई भाषा तो है नहीं, बांग्ला भाषा है जरूर। लेकिन उन्होंने लिखा, और लिखा ही नहीं, इस पर अपना कमाल भी दिखा दिया, उनको वहां भेज भी दिया। और कायदे से, ये आपने कहा कि कानून की बात बाद में करेंगे, तो हाँ बाद में कीजिएगा, लेकिन कायदे से तो डिपोर्ट करना भी नहीं हुआ, ये तो लगभग किडनैप हुआ। आप जानते हैं कि अपराधी भी अगर पकड़ में आता है और उसको एक राज्य से या एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में ले जाना होता है, तो उसको ट्रांजिट रिमांड लेना होता है, कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। ट्रांजिट रिमांड लेकर के तब आप ले जा सकते हैं। आदि आदि जो प्रक्रिया है बोलेंगे, सैयद भाई इस पर बोलेंगे, लेकिन इसका जो मानवीय स्वरूप है वह बहुत ही भयानक है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, ये हम सभी 15 अगस्त 1947 के पहले तक एक ही थे, हमारा एक ही इतिहास था, एक ही जगह था। और उतना ही नहीं, पूरे खित्ते में जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, उन्हें कम से कम यह सोचना चाहिए कि ये अखंडता कहाँ से आती है। ये अखंडता धार्मिक अखंडता नहीं थी, ये अखंडता हमारी सहमिलानी सहिष्णुता की अखंडता थी, ये हमारी पारस्परिकता की अखंडता थी। अगर किसी ऐतिहासिक दुर्योग से या दुर्प्रवृत्तियों के कारण हम बट गए, कट गए, छट गए, जो भी हुआ, तो उसकी भरपाई तो की जानी चाहिए। अब ठीक है, अलग अलग देश रहे, लेकिन मैत्री भाव से रह पाते। लेकिन शुरू से ही ऐसा हुआ कि इसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में अविश्वास का वातावरण बन गया। और पाकिस्तान और भारत का ही नहीं बन, अविश्वास का वातावरण बना। आज जिसे बांग्लादेश बोलते हैं, उस जमाने में इसको पूर्वी बंगला बोलते थे, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। उसके प्रति भी उनका दुराव बढ़ गया और इस पाकिस्तान कट के अलग हो गया। और उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका अपनी जगह पर है, हम सभी जानते हैं, इस बात को बार बार दोहराने की, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से नई सरकार आई है, तब से लगातार 14 साल 15 साल, तो मतलब 11 साल 12 साल जो भी समय हुआ है, हालांकि उसके पहले से भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था पानी के बंटवारे को लेकर के, लेकिन इनके समय में तो ये एक तरफ एकदम झुक गए। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय, भारत सरकार को पूर्ण अधिकार है, तो कई जगह पर राज्य सरकार की अवहेलना और अनिच्छा की भी परवाह नहीं की गई। तो लोकतंत्र की राजनीति तो ऐसे होती नहीं है। तो इस ढंग से ये सब कुछ किया गया और उनको वहां पर घुसपैठिया करके अपने ही देश के लोगों को वहां पर भेज दिया गया। और जब दोबारा वापस होने की बात है, तो जिन अधिकारियों ने एक दुस्साहसपूर्वक काम किया था, और इसके पीछे इरादा था कि नहीं कहना मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता हूं कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन शंका तो कोई ही व्यक्त कर सकता है। तो इसकी भी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए कि ये अधिकारी गैर इरादतन ही से अपने किसी छिपे हुए इरादे के तहत तो नहीं कार्रवाई करते हैं। अब तो ईडी के मामले में भी मामला उठ रहा है कि ठीक है, उन पर कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन उनके इरादों को तो पढ़ा ही जा सकता है, उनके इरादे क्या हैं। गैर इरादतन उनके पीछे भी एक इरादा होता है। हाँ, इरादा यह नहीं था तो इरादा फिर क्या था, यह तो बताना होगा। तो गैर इरादतन जो काम होता है, उसमें एब्सेंस ऑफ इरादा नहीं होता है, सिर्फ इरादों को सही ढंग से पढ़े का इरादा यह नहीं था, यह था। तो वह क्या इरादा था, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों भेज दिया गया, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, बांग्लादेशी भाषा। तो उनकी सरकारी नौकरी की भी योग्यता भी परीक्षित होनी चाहिए, और ये बाकायदा लिख के दिया गया, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। तो ये बहुत दुखद प्रसंग है। और जिस प्रकार से ये अपने हम फेडरल स्ट्रक्चर की परवाह नहीं कर रहे हैं, और इसको राज्यों को जहां इनकी सरकार नहीं है उसको अदर्स के रूप में डाल दे रहे हैं, अन्य बना दे रहे हैं, दुश्मन के राज्य की श्रेणी में डाल दे रहे हैं, और व्यवहारिक रूप से, तो उसका नतीजा तो देश को भोगना पड़ेगा।